एक तरफ था पूरा पाषाण काल, यानी अपना पुराना पत्थर युग, जब इंसान सिर्फ एक शिकारी था जी। और दूसरी तरफ था नव पाषाण काल, नया पत्थर युग, जब उसने खेती करना सीख लिया था। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इन स्रोत सामग्रियों की परतों को खोलेंगे। हाँ, और इन नोट्स को एकदम लाइन दर लाइन समझेंगे। बिल्कुल, इन दोनों युगों के बीच के उस बेहद दिलचस्प संक्रमण काल को समझेंगे जिसे मध्य पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए इस नोट्स के हर एक लाइन को एकदम विस्तार से समझते हैं। शुरुआत इस नाम से ही करते हैं। तो अंग्रेजी में इसे मेसोलिथिक एज कहा जाता है। मेसोलिथिक। हाँ। अगर इसकी जड़ों को देखें ना तो मेसोस का अर्थ है मध्य, यानी बीच का। अच्छा। और लिथोस का अर्थ है पत्थर, तो ये बन गया मध्य पाषाण युग। लॉजिकल है। ये वो समय था जब मानव केवल किसी तरह से बस दिन ब दिन जीवित रहने की जद्दोजहद से बाहर निकल रहा था। मतलब सर्वाइवल मोड से बाहर आ रहा था। एग्जैक्टली। वो अपने आसपास के बदलते पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाना, उसे समझना और उसका अपने फायदे के लिए उपयोग करना सीख रहा था। और अगर हम नोट्स के पहले पॉइंट पर गौर करें तो भारत के संदर्भ में इसका समय क्या बताया गया है? जो ऐतिहासिक साक्ष्य हमारे पास हैं वे इस काल को मुख्य रूप से 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच का मानते हैं। बाप रे, 9000 ईसा पूर्व। ये समय की इतनी लंबी छलांग है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल लगता है ना? और सबसे दिलचस्प बात जो नोट्स में लिखी है वो ये कि भारत में इस काल के उपकरणों की पहली खोज साल 1867 में हुई थी। मतलब 1867? हाँ, ब्रिटिश काल के दौरान विंध्य क्षेत्र में ACL कार्लाइल नाम के एक व्यक्ति ने खोजा था। अब मेरा मतलब है कि जरा सोचिए, 1867 का समय जब पुरातत्व विज्ञान अपने बिल्कुल शुरुआती दौर में था। कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी उनके पास। बिल्कुल नहीं। उस दौर में जमीन पर पड़े 1 या 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे पत्थरों पर किसी का ध्यान जाना और ये समझ पाना कि ये हजारों साल पुराने औजार हैं। हाँ, ये अपने आप में एक अविश्वसनीय बात है। कार्लाइल की वो खोज वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि वे छोटे पत्थर केवल पत्थर नहीं थे, वे एक पूरी दुनिया के बदलने के सबूत थे। अच्छा, तो दुनिया बदल क्यों रही थी? मतलब ये संक्रमण काल आखिर शुरू ही क्यों हुआ? इसके लिए हमें जमीन से नजर हटा के आसमान और मौसम की तरफ देखना होगा। इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा ट्रिगर था जलवायु, मौसम। हाँ, नोट्स का दूसरा पॉइंट स्पष्ट करता है कि लाखों सालों से चला आ रहा प्लिस्टोसीन युग, जिसे हम आम भाषा में हिमयुग कहते हैं, आइस एज। हाँ, वो आइस एज समाप्त हो रहा था और होलोसीन युग की शुरुआत हो रही थी। अब ये वैज्ञानिक नाम सुनने में हमेशा बहुत भारी लगते हैं, प्लिस्टोसीन, होलोसीन, लेकिन अगर इसे हम रोजमर्रा के अनुभव से जोड़ के देखें तो ये कुछ ऐसा था जैसे एक बहुत लंबी महीनों तक चलने वाली कड़कड़ाती ठंड और बर्फबारी के बाद अचानक से वसंत का मौसम आ जाए। बहुत ही सटीक उपमा है ये, है ना? स्रोत बताते हैं कि पूरी दुनिया की जलवायु गर्म और आर्द्र होने लगी थी, मतलब वार्म एंड ह्यूमिड। बिल्कुल। अब एक सवाल उठता है कि सिर्फ मौसम के थोड़ा गर्म होने से पूरी मानव जाति का इतिहास कैसे बदल सकता है यार? क्योंकि ये सिर्फ एक मामूली गर्माहट नहीं थी। इस जलवायु परिवर्तन ने धरती पर एक पूरी श्रृंखला, एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू कर दिया था। अच्छा, कैसे? जब वैश्विक तापमान बढ़ा तो हजारों लाखों सालों से पहाड़ों और मैदानों पर जमी बर्फ के विशाल ग्लेशियर पिघलने लगे। बर्फ पिघलेगी तो पानी बनेगा और वाष्पीकरण बढ़ा, जिससे बारिश के पैटर्न में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। भारी बारिश होने लगी और इस पानी ने धरती के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया। मतलब जहां पहले बर्फ थी, हाँ, जहां पहले सिर्फ बर्फ के रेगिस्तान या सूखे इलाके थे, वहां विशाल और घने जंगल उगने लगे। नदियां अपने उफान पर आ गईं और दुनिया के कई हिस्सों में बड़े बड़े घास के मैदान बन गए। ओहो, और परिदृश्य बदलने का सीधा मतलब है कि वहां रहने वाले जीव जंतुओं का बदलना। एग्जैक्टली। हिमयुग के जो विशालकाय जानवर थे ना, जैसे वो बड़े वाले मैमथ या भारी भरकम भालू जिनकी खाल बहुत मोटी होती थी, जिन्हें कड़ाके की ठंड की आदत थी, हाँ, वे इस नई गर्म और उमस भरी दुनिया को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए होंगे। उनकी संख्या कम होने लगी और उनकी जगह किन जानवरों ने ले ली? जो आकार में छोटे थे, जो बहुत तेज दौड़ सकते थे। बिल्कुल, जो इन नए घास के मैदानों और जंगलों में आसानी से छिप सकते थे। जैसे हिरण, बारहसिंगा, जंगली सुअर और खरगोश, या हर जगह फैल गए। और यहीं पर हमारे पूर्वजों यानी इंसानों के सामने अस्तित्व का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया। संकट?
वो कैसे? शिकार तो बढ़ गया ना? शिकार तो था, लेकिन हथियार पुराने थे। पुराने पाषाण युग में वे जो बड़े और भारी पत्थर के औजार इस्तेमाल करते थे, जैसे बड़ी कुल्हाड़ियां या भारी क्लीवर, हाँ, वे एक विशालकाय और सुस्त जानवर को मारने के लिए तो बिल्कुल सही थे। लेकिन कल्पना कीजिए कि एक भारी पत्थर लेकर आप लंबे घास के मैदान में एक तेज दौड़ते हुए हिरण के पीछे भाग रहे हैं, या हवा में उड़ते हुए किसी पक्षी का शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भारी पत्थर तो किसी काम का नहीं रहेगा। बिल्कुल। वे पुराने औजार इस नए माहौल में पूरी तरह से बेकार हो चुके थे। तो ये वो समय था जब इंसान को अपनी तकनीक अपग्रेड करनी ही पड़ी, उसे बदलनी पड़ी। अगर हम इन स्रोत सामग्रियों के चौथे और पांचवें पॉइंट का विश्लेषण करें तो ये मानव इतिहास का पहला मिनिएचराइजेशन था, चीजों को छोटा करने का दौर। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के समय में तकनीक विकसित हुई है। मतलब पहले एक पूरे कमरे के आकार का कंप्यूटर होता था, फिर डेस्कटॉप आया, फिर लैपटॉप आया, और अब सारी ताकत एक छोटे से स्मार्टफोन में आ गई है। एकदम सही। मध्य पाषाण काल के इंसानों ने भी अपने हथियारों के साथ ठीक यही किया। उन्होंने माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म पाषाण औजार बनाने शुरू किए। ये डेस्कटॉप से स्मार्टफोन वाली तुलना ना इस स्थिति को समझने के लिए बहुत ही सटीक है। ये माइक्रोलिथ औजार आकार में आश्चर्यजनक रूप से छोटे होते थे। कितने छोटे? नोट्स में साफ दर्ज है कि इनकी लंबाई 1 से 8 सेंटीमीटर के बीच होती थी। बस 1 से 8 सेंटीमीटर? हाँ। और कई जगह तो ये केवल 1 से 5 सेंटीमीटर के ही पाए गए हैं, मतलब 1 या 2 इंच का पत्थर। बाप रे। लेकिन यहाँ एक पेच है। आप किसी भी आम पत्थर को तोड़कर इतना छोटा और नुकीला औजार नहीं बना सकते। क्यों नहीं? पत्थर तो पत्थर है। नहीं, साधारण पत्थर पर जब आप दबाव डालेंगे ना तो वो भुरभुरा कर टूट जाएगा, उसका चूरा बन जाएगा। इसलिए उन्होंने विशेष प्रकार के पत्थरों की खोज की। हाँ, नोट्स में कुछ बहुत ही विशिष्ट पत्थरों के नाम दिए गए हैं, मैं पढ़ता हूँ। चर्ट, चलसेडनी, एगेट, कार्नेलियन, क्वार्ट्ज और जैस्पर। जी यार, ये सारे नाम सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ज्वेलरी शॉप की सूची पढ़ रहा हूँ। आखिर इंसान ने नदियों के किनारे मिलने वाले आम पत्थरों को छोड़कर इन कीमती पत्थरों को ही क्यों चुना? इसके पीछे ना विशुद्ध विज्ञान और इंजीनियरिंग थी। अच्छा। इन सभी पत्थरों में सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है। इनकी खासियत ये है कि जब इन पर किसी खास कोण से, मतलब एक एंगल से चोट की जाती है तो ये बेतरतीब ढंग से नहीं टूटते। तो कैसे टूटते हैं? इनमें से कांच की तरह पतली और बेहद धारदार परतें निकलती हैं, फ्लेक्स कहते हैं जिन्हें। इनकी धार आज के आधुनिक सर्जिकल ब्लेड जितनी ही तेज हो सकती है। क्या बात कर रहे हैं? सर्जिकल ब्लेड? बिल्कुल। इन पत्थरों को तराशकर 2 सेंटीमीटर का एक ऐसा ब्लेड बनाना जो टूटे नहीं और मांस को आसानी से काट सके, ये उस समय की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति थी। लेकिन बात सिर्फ पत्थरों की किस्म तक सीमित नहीं थी। जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात मुझे इस नोट्स में लगी वो है इन औजारों की आकृतियां। हाँ, शेप्स। ये सिर्फ नुकीले टुकड़े नहीं थे। इन लोगों ने बाकायदा ज्यामितीय आकृतियों में, ज्योमेट्रिक शेप्स में औजार बनाने शुरू कर दिए थे, जैसे त्रिभुज, समलम और अर्धचंद्राकार, ट्रायंगल, ट्रेपीजियस और क्रेसेंट। एग्जैक्टली। अब सोचने वाली बात यह है कि एक गुफा में रहने वाले इंसान को ज्यामिति से क्या लेना देना? भाई, वो एक पत्थर को एकदम सटीक त्रिभुज या आधे चांद के आकार में क्यों तराश रहा था? क्योंकि वे अब एक कदम आगे की सोच रहे थे। अगर आपके पास 2 सेंटीमीटर का एक छोटा सा त्रिभुजाकार का पत्थर है तो आप उसे सीधे अपने हाथ में पकड़कर किसी जानवर पर वार नहीं कर सकते। अच्छा, वो तो मेरी हाथ को काट देगा। बिल्कुल। तो ज्यामितीय आकृतियां इसलिए बनाई जा रही थीं ताकि उन्हें किसी और चीज के साथ जोड़ा जा सके, फिट किया जा सके। ओहो, और यहीं से जन्म हुआ मिश्रित औजार का, जिसे हम कंपोजिट टूल कहते हैं। यार, ये तकनीकी विकास का सबसे शानदार हिस्सा है। इसका मतलब है कि उन्होंने लकड़ी के डंडों या जानवरों की लंबी हड्डियों में बीच से खांचे बनाए होंगे। हाँ, ग्रूव्स बनाए। और फिर उन खांचों के अंदर इन छोटे छोटे ज्यामितीय पत्थरों को एक कतार में फंसा दिया। गोंद या पेड़ों के राल का इस्तेमाल करके उन्हें मजबूती से चिपका दिया। सही कहा। अब जरा सोचिए, कई सारे छोटे समलंब पत्थरों को एक लाइन में लगाने से क्या बनेगा? एक आरी जैसी दांतेदार सतह। बिल्कुल। एक सौ या फिर घास काटने वाला हंसिया यानी सिकल। कमाल है, पहली बार इंसान ने अलग अलग छोटे हिस्सों को जोड़कर एक बड़ी और काम की मशीन बनाई थी। और इस एक आविष्कार ने उनके जीवन जीने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। कैसे? अब उनका जीवन केवल एक बड़े जानवर की तलाश में मीलों तक भटकने पर निर्भर नहीं था।
इन छोटे, तेज और मिश्रित औजारों के कारण उनके भोजन के विकल्प अचानक से बहुत व्यापक हो गए। मतलब अब मेन्यू में और भी चीजें आ गई। हाँ, अब वे नदियों में कांटे फंसाकर मछलियां पकड़ सकते थे, छोटे नुकीले औजारों से उड़ते हुए पक्षियों का शिकार कर सकते थे, जिसे फाउलिंग कहते हैं। भोजन की यह विविधता उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी थी। भोजन की तलाश के तरीकों में हुए इस बदलाव के साथ ही नोट्स के 8वें पॉइंट में एक और भारी भरकम शब्द का जिक्र मिलता है, प्रक्षेपास्त्र तकनीक, मिसाइल टेक्नोलॉजी। हाँ, आमतौर पर जो मिसाइल शब्द आता है ना, तो दिमाग में रॉकेट और आधुनिक युद्ध आते हैं, लेकिन 9000 ईसा पूर्व के संदर्भ में इसका मतलब था एक ऐसी चीज जिसने दुनिया भर के शिकारियों का नियम ही बदल दिया। धनुष और बाण का विकास। बिल्कुल। ऊर्जा के विज्ञान को समझना, काइनेटिक एनर्जी को समझना मानव इतिहास के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। सही बात है। एक लचीली लकड़ी और किसी जानवर की आंत या नसों से बनी डोरी में अपनी मांसपेशियों की ऊर्जा को संचित करना और फिर उस ऊर्जा का उपयोग करके एक छोटे से माइट्रोलिथ लगे तीर को हवा में तेज गति से छोड़ना। इसके पीछे का भौतिक विज्ञान बहुत जटिल है, भले ही उन्होंने इसे बस अपनी सहज बुद्धि से सीखा हो। और इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा ये था कि अब इंसान को अपने शिकार की एकदम करीब जाकर उसके सींगों या पंजों से अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं थी। वो पेड़ों के पीछे छिपकर दूरी से शिकार कर सकता था। सेफ्टी बढ़ गई। पर एक मिनट, अगर हम इसे सिर्फ शिकार के नजरिए से ना देखकर थोड़े व्यापक दृष्टिकोण से देखें, तो क्या यह धनुष बाण सिर्फ जानवरों को मारने के लिए ये गेम चेंजर था? आप क्या सोच रहे हैं? मुझे लगता है कि इसका सुरक्षा के लिहाज से भी उतना ही गहरा प्रभाव पड़ा होगा। मतलब जब इंसान के पास दूर से ही मार करने वाला एक हथियार आ गया, तो वो खुद को जंगलों में पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगा होगा। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। और शायद जब डर कम होता है, तभी इंसान एक जगह पर रुकने के बारे में सोच पाता है ना? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पहलू है। जब इंसान हमेशा खतरे में रहता है तो वो भागता रहता है, लेकिन जब सुरक्षा का एहसास होता है और सबसे बड़ी बात, जब आसपास मछलियों, पक्षियों और छोटे जानवरों के रूप में भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, तो भटकने की जरूरत खत्म होने लगती है। सही बात है। रोज रोज कौन बोरिया बिस्तरा बांधेगा? हाँ, नोट्स का तीसरा पॉइंट स्पष्ट रूप से इशारा करता है कि इसी काल में इंसान ने अर्ध स्थायी बस्तियों की ओर बढ़ना शुरू किया, सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स। अच्छा। वे अब केवल खाना बदोश नहीं रह गए थे जो हर मौसम के साथ मीलों का सफर तय करते थे। अब वे झोपड़ियां बना रहे थे, गुफाओं को अपना लंबे समय का ठिकाना बना रहे थे। और जब आप एक ही जगह पर टिकने लगते हैं, जब आपको हर दिन अपना सारा सामान उठाकर मीलों पैदल नहीं चलना पड़ता, तो आपके पास थोड़ा खाली समय बचने लगता है, फुर्सत के पल। हाँ, आप अपने आसपास की दुनिया को सिर्फ शिकार की नजर से देखना बंद कर देते हैं। यहीं पर वो घटना घटती है जिसे पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत कहा गया है। ये एक सर्वविदित तथ्य है कि कुत्ता मानव का पहला पालतू जानवर बना। पशुओं को पालतू बनाना, एक जगह पर झोपड़ियां बनाकर बसना और प्रकृति को अपने हिसाब से ढालना, ये सब केवल भौतिक बदलाव नहीं थे। तो और क्या थे? इंसान का दिमाग अब कहीं ज्यादा जटिल होता जा रहा था। वो भावनाओं, सामाजिक बंधनों और पारलौकिक मान्यताओं को समझने लगा था। पारलौकिक मान्यताएं मतलब दूसरी दुनिया की बातें? हाँ, इसका सबसे ठोस पुरातात्विक प्रमाण है अंत्येष्टि संस्कार की शुरुआत, जो बरियल प्रैक्टिसेस होती हैं। अच्छा, दफनाना। मध्य पाषाण काल के इंसानों ने अपने मृतकों को यूं ही खुले में छोड़ देने के बजाय उन्हें विधिवत दफनाना शुरू कर दिया था। ये एक बहुत ही गहरा वैचारिक बदलाव है। मतलब एक शव को मिट्टी में दफनाना, उसके साथ कई बार औजार या आभूषण रखना, ग्रेव गुड्स कहते हैं। हाँ, ये इस बात का सीधा संकेत है कि मृत्यु को अब जीवन का पूर्ण अंत नहीं माना जा रहा था। उनके मन में ये विचार पनप रहा था कि इस शरीर के खत्म होने के बाद भी शायद कोई यात्रा बाकी है। बिल्कुल, ये वो बीज था जिससे आगे चलकर दुनिया की सभी धार्मिक मान्यताओं और परलोक के विचारों ने जन्म लिया। बहुत बड़ी बात है। हाँ, और जीवन को सुरक्षित करने की ये चाहत सिर्फ मृत्यु के बाद के लिए नहीं थी, बल्कि इसी जीवन के लिए भी थी। जैसे जैसे ये मध्य पाषाण युग अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ा, मानव ने ये समझ लिया कि वो पूरी तरह से सिर्फ शिकार पर निर्भर नहीं रह सकता। तो उसने क्या किया? काल के अंत तक आते आते प्रारंभिक खेती के संकेत मिलने लगते हैं। ये अभी पूर्ण रूप से खेती नहीं थी, लेकिन वे जंगली अनाज को पहचानने लगे थे, उसे जानबूझकर अपने आसपास उगाने लगे थे। अब देखिए, ये सारी बातें सुनने में बहुत ही सुगठित और शानदार कहानी जैसी लगती हैं। लेकिन क्या इस कहानी के पीछे ठोस सबूत हैं? बिल्कुल है।
नोट्स ने भारत के उन प्रमुख पुरातात्विक स्थलों की पूरी जानकारी दी है जहां से ये इतिहास जमीन के नीचे से खोद कर निकाला गया है। साइट्स के नाम? हाँ, अगर हम इन जगहों को देखें ना, तो ये सिर्फ नाम नहीं है, ये मानव विकास के अलग अलग मील के पत्थर हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान का बागोर। जी, बागोर, जो कोठारी नदी के तट पर स्थित है। नोट्स के अनुसार ये भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल माना जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि यहीं से पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पशुपालन के ये शुरुआती प्रमाण मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से भी मिलते हैं। आदमगढ़? अच्छा। इन दोनों स्थलों का एक साथ होना ये साबित करता है कि जानवरों को पालतू बनाने का ये विचार किसी एक छोटे से इलाके तक सीमित नहीं था। ये पूरे उपमहाद्वीप में एक बड़े वैचारिक और जीवन शैली के बदलाव का हिस्सा था, जो अलग अलग जगहों पर लगभग एक ही समय में आकार ले रहा था। और मध्य प्रदेश की बात हो और हम भीमबेटका का जिक्र ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। जब इंसानों के पास अपनी बस्तियों में पेट भरने के बाद थोड़ा खाली समय बचा, तो उन्होंने अपनी दुनिया, अपनी भावनाओं और अपने रोजमर्रा के जीवन को गुफाओं की दीवारों पर उकेरना शुरू कर दिया। पेंटिंग्स के जरिए। भीमबेटका की गुफाओं में लाल, सफेद और हरे रंगों का इस्तेमाल करके जो शैल चित्रकारी की गई है, वो अद्भुत है। रॉक पेंटिंग्स। हाँ, और सबसे कमाल की बात यह है कि इन चित्रों में इंसान सिर्फ शिकार करते हुए नहीं दिख रहा है, वे जानवरों को घेर कर जाल बिछाते हुए दिख रहे हैं। और उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात, वो नृत्य करते हुए दिख रहे हैं। एग्जैक्टली, वे जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। चित्रकला हमेशा से किसी भी समाज का आईना रही है। रंगों का इतनी प्रचुर मात्रा में प्रयोग और समूह में नृत्य के दृश्य ये बताते हैं कि मध्य पाषाण काल का इंसान अब सिर्फ एक जैविक मशीन नहीं रह गया था जो केवल भोजन के लिए जीती है। हाँ, वो सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा था, वो जी रहा था। वह जीवन का जश्न मनाना सीख रहा था। उसकी अपनी एक संस्कृति विकसित हो रही थी, एक समाज बन रहा था जहां लोग साथ मिलकर खुशियां बांटते थे। लेकिन जहां समाज बनता है, जहां लोग एक जगह बसने लगते हैं, वहां की हर तस्वीर भीमबेटका की तरह रंगीन और खुशनुमा नहीं होती। सही कहा। स्रोत सामग्री उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय नाम के स्थल के बारे में जो जानकारी देती है, वो सभ्यता के विकास का एक बहुत ही स्याह, मतलब एक डार्क और चौंकाने वाला पहलू है। जी। वहां से मानवीय आक्रमण, आपसी युद्ध और सामूहिक शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। मास बेरियल्स, एक साथ कई लोगों को एक ही कब्र में दफनाया गया है जिनके शरीर पर हथियारों के घाव हैं। ये साफ तौर पर युद्ध में मारे गए लोगों की कहानी कहता है। ये एक बहुत ही तार्किक लेकिन खौफनाक मोड़ है। तार्किक कैसे? देखिए, जब तक इंसान खाना बदोश था, पूरी दुनिया उसकी थी। लेकिन जैसे ही उसने झोपड़ियां बनाई, जानवरों को पाला और एक जगह पर बसना शुरू किया, तो उसके दिमाग में संपत्ति का विचार पैदा हुआ। प्रॉपर्टी। ओह, ये जमीन मेरी है, ये संसाधन मेरे हैं, ये शिकारगाह मेरे कबीले की है। और जब मेरा और तेरा की भावना आती है तो संघर्ष होना तय है। तो मतलब जैसे ही बस्तियां बनी, बाउंड्रीज बन गई। बिल्कुल। सराय नाहर राय के साक्ष्य हमें बताते हैं कि सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ क्षेत्रीय लड़ाइयां और युद्ध भी इसी काल में शुरू हो गए थे। इसी तरह उत्तर प्रदेश का एक और महत्वपूर्ण स्थल नोट्स में है दमदमा। दमदमा, हाँ। यहाँ से पुरातत्वविदों को सर्वाधिक 41 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं। 41। इतनी बड़ी संख्या में कब्रों का मिलना इस बात का सीधा संकेत है कि बस्तियों का आकार अब काफी बड़ा हो चुका था और जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। लोग अब छोटे समूहों के बजाय बड़े समुदायों में रह रहे थे। इन नोट्स में कुछ ऐसे सुराग भी हैं जो बताते हैं कि मध्य पाषाण काल अपने अंतिम दिनों में भविष्य की ओर कैसे देख रहा था। अच्छा, कौन से सुराग? गुजरात के लंघनाथ स्थल को देखिए। वहां से 14 मानव कंकालों के साथ साथ एक तांबे का चाकू भी मिला है। तांबे का चाकू? पत्थर योग के बीच में धातु का मिलना एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन है यार। है ना? यह स्पष्ट रूप से इस बात का प्रमाण है कि इंसान अब पत्थरों से आगे सोच रहा था। वो जमीन से धातु निकालना और उसे आकार देना सीख रहा था। ये एक तरह से अगले युग यानी धातु युग की पदचाप थी जो अब बस दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। बिल्कुल, ये वो ऐतिहासिक बिंदु है जहां कालखंड एक दूसरे में घुलने मिलने लगते हैं। और इसी तरह भविष्य की एक और झलक उत्तर प्रदेश के चोपनी मांडो स्थल से मिलती है। चोपनी मांडो में क्या मिला? यहाँ से दुनिया के सबसे पुराने मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं। पॉटरी। अरे वाह! मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार कोई छोटी बात नहीं थी। जब आपके पास अपनी रोजमर्रा की जरूरत से ज्यादा भोजन यानी सरप्लस भोजन होने लगता है, तभी आपको उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए बर्तनों की आवश्यकता होती है।
तो अगर हम इस पूरी यात्रा को एक जगह समेट कर देखें तो ये साफ हो जाता है कि मध्य पाषाण काल या ये ट्रांजिशन फेज इतिहास का कोई ऐसा पन्ना नहीं है जिसे बस पलट कर आगे बढ़ा जा सके। बिल्कुल नहीं। ये वो समय था जिसने हिमयुग के उन घुमंतू शिकारियों को, जो सिर्फ आज के भोजन के बारे में सोचते थे, एक ऐसे जटिल समुदाय में बदल दिया, जो जानवरों को पाल रहे थे, जो गुफाओं में रंगों से अपनी कला उकेर रहे थे, जो धनुष बाण जैसी भौतिकी पर आधारित तकनीक बना रहे थे और जो जमीन के लिए युद्ध भी कर रहे थे। संक्षेप में कहें तो आधुनिक मानव समाज का जो ढांचा हम आज देखते हैं ना, हाँ, परिवार, निजी संपत्ति, धर्म, उपकरण, तकनीक, कला और युद्ध, इन सभी की सबसे पहली और मजबूत नींव इसी मध्य पाषाण काल में रखी गई थी। ये मानव इतिहास की सबसे खामोश लेकिन शायद सबसे बड़ी क्रांति थी। सटीक निष्कर्ष है। और इस डीप डाइव को विराम देने से पहले इन स्रोत सामग्रियों से उपजा एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है। कौन सा विचार? देखिए, नोट्स में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कुत्ता मानव का पहला पालतू जानवर बना। हाँ, ये तो हमने डिस्कस किया। लेकिन एक सवाल जो अक्सर वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या इंसान ने वाकई जानबूझकर खूंखार भेड़ियों को पकड़कर उन्हें पालतू बनाने की कोशिश की होगी? ये तो मुश्किल लगता है ना? या फिर कहानी का दूसरा पहलू भी हो सकता है। ये सोचने वाली बात है कि क्या कुछ चालाक और कम आक्रामक भेड़ियों ने इंसानी बस्तियों के बाहर फेंके गए खाने और हड्डियों के लालच में खुद को इंसानों के अनुकूल ढाल लिया? ओह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या इंसान ने उन्हें चुना था या उन्होंने इंसान के साथ रहने का फैसला किया था और खुद को धीरे धीरे पालतू बना लिया? ये एक ऐसी साझेदारी थी जिसने दोनों प्रजातियों का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। सच में। तो अगली बार जब भी कोई गली का कुत्ता या पालतू कुत्ता नजर आए ना, तो इस बात पर गौर किया जा सकता है कि 9000 ईसा पूर्व में शुरू हुई इस ऐतिहासिक दोस्ती में असल में पहला कदम किसने बढ़ाया था, इंसान ने या उस जानवर ने? ये सोचने के लिए वाकई एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य है।